गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हमने डिस्कस कर लिया था मेथड्स ऑफ प्लांटिंग, फिर पैटर्न ऑफ प्लांटिंग, उसके अलावा नर्स क्रॉप, कवर क्रॉप और मल्चिंग के बारे में हमने थोड़ा डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे टेंडिंग ऑपरेशंस की और एफॉरेस्टेशन ऑफ प्रॉब्लमेटिक सॉइल के ऊपर हम बात कर लेंगे। पहले है टेंडिंग। टेंडिंग की सबसे पहले तो डेफिनेशन, टेंडिंग में बी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन carried out for the benefit of a forest crop at any stage of its life between the seedling and the mature stage। जब प्लांटेशन क्रॉप के ऊपर उसकी सीडलिंग से लेके मैच्योर, जब वो रोटेशन एज कंप्लीट कर लेती है कोई फॉरेस्ट क्रॉप, उसके बीच में जब भी हम कोई ऑपरेशन प्लांटेशन क्रॉप के बेनिफिट के लिए परफॉर्म करते हैं तो उसे टेंडिंग कहते हैं। ये टेंडिंग ऑपरेशन फॉरेस्ट क्रॉप के ऊपर किए जा सकते हैं या फिर दूसरी वेजिटेशन जो डिजायर्ड फॉरेस्ट ट्री को फालतू का कंपटीशन देते हैं उनके ऊपर भी ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं, जैसे वीडिंग, क्लीनिंग, थिनिंग, इसके अलावा प्रूनिंग, क्लाइंबर कटिंग, ये सब टेंडिंग ऑपरेशन होते हैं। फिर है इनका इम्पोर्टेंस। टेंडिंग हेल्प्स in producing high quality timber and maximizing return per unit area। इन टेंडिंग ऑपरेशंस के द्वारा हम जो भी वुड प्रोड्यूस करेंगे, वुड का प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम में हम ज़्यादा मैक्सिमम जो रिटर्न है, मैक्सिमम वुड प्रोड्यूस कर सकते हैं। इट इज़ देयरफॉर एन इम्पोर्टेंट सिल्विकल्चरल ऑपरेशन। तो इसका इम्पोर्टेंस बढ़ जाता है क्योंकि ये हमारा वुड प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। This can be achieved only when tending operations are done properly and on time। ये तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं या तभी हमारी फॉरेस्ट क्रॉप के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं जब इनको ऑन टाइम, जब इनकी रिक्वायरमेंट है उस प्लांटेशन के अंदर, उस टाइम पे इसका जो ऑपरेशन है वो कर दिया जाना चाहिए। जैसे जब उसको वीडिंग की ज़रूरत हो रही है तब वहाँ पे हम वीडिंग कर दें, जब प्लांटेशन में थिनिंग की ज़रूरत हो रही है उस टाइम पे हम थिनिंग उस फॉरेस्ट के अंदर या उस प्लांटेशन एरिया के अंदर कर दें, जिससे कि जो वुड प्रोडक्शन होगा वो अच्छा हो सकता है। सबसे पहला जो ट्रेंडिंग ऑपरेशन है वो है वीडिंग। वीडिंग किसको कहेंगे? एनी अनवांटेड प्लांट दैट इंटरफेयर्स और टेंड टू इंटरफेयर विद द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ फेवर्ड स्पीसीज इज कॉल्ड वीड। कोई भी ऐसा अनवांटेड प्लांट जो कि हमारी डिजायरेबल प्लांट्स के साथ इंटरफेयर कर रहा है उसकी ग्रोथ में और उसके साथ अवेलेबल रिसोर्स के लिए compete कर रहा है, उसे हम वीड कहते हैं। और ऐसे प्लांट का या ऐसे वीड का रिमूवल या उसको कटिंग बैक जब हम करते हैं तो उसको, उस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। वीडिंग में भी डिफाइंड एज ए टेंडिंग ऑपरेशन डन इन द सीडलिंग स्टेज इन द नर्सरी और इन ए फॉरेस्ट क्रॉप दैट इन्वॉल्व्स द रिमूवल और कटिंग बैक ऑफ ऑल वीड्स। जो भी हमारे सारे वीड्स हैं, अगर हम उनको रिमूव कर देते हैं प्लांटेशन साइट से या फिर उनको काट देते हैं तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वीडिंग। ये जनरली हमारी जो सीडलिंग स्टेज है, सबसे पहली जो स्टेज होती है प्लांट ग्रोथ की, उस स्टेज में नर्सरी के अंदर परफॉर्म किया जाता है। फिर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वीडिंग। इसमें मेनली दो ऑब्जेक्टिव हमको देखने को मिलते हैं वीडिंग के। पहला तो है टू रिड्यूस रूट कंपटीशन एंड ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस। सेकेंड है टू इम्प्रूव लाइट कंडीशंस। इन अर्लियर ग्रोथ स्टेजेस, मेनली इन सीडलिंग स्टेज में, सॉइल में वीड्स और डिजायरेबल प्लांट्स की रूट्स लगभग एक ही जोन में रहती हैं, जहाँ पे सॉइल मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स के लिए कंपटीशन होते रहता है। ऐसे में डिजायरेबल प्लांट्स को ज़्यादा सफ़र हम करना पड़ता है क्योंकि वीड्स उस एरिया में पहले से ही इस्टेब्लिश्ड रहते हैं। अगर हम इन वीड्स को रिमूव कर देंगे तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। दूसरा, वीड्स की लीफ से ट्रांसपिरेशन होते रहता है जिससे कि सॉइल का जो मॉइस्चर है वो एटमॉस्फेयर में चले जाता है। बाय रिमूविंग वीड वी कैन रिड्यूस वाटर लॉस। सेकेंड, टू इम्प्रूव लाइट कंडीशन। वीड्स जब उस एरिया में होते हैं प्लांटेशन साइट पे, वीड की जो हाइट होती है हमारे डिजायरेबल प्लांट से ज़्यादा होती है, तो जब सनलाइट आती है ऊपर से, वीड इस सनलाइट को रोक के
हमारे जो डिजायरेबल प्लांट्स हैं उनकी सीडलिंग या फॉरेस्ट फ्लोर तक का इस सनलाइट को पहुंचने नहीं देते। और हमें पता है कि जो सनलाइट होती है वो क्लोरोफिल फॉर्मेशन और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हेल्प करती है। अगर वो सनलाइट इन डिजायरेबल प्लांट्स तक का नहीं पहुंचेगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी, मतलब पौधे जो हमारे डिजायरेबल प्लांट्स हैं वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। इसलिए सीडलिंग्स की ग्रोथ प्रॉपरली हो सके और ये जिंदा रह सकें, इसके लिए रेगुलरली वीडिंग की जानी चाहिए। दूसरा टेंडिंग ऑपरेशन है क्लीनिंग, जो मेनली सीडलिंग के बाद सैपलिंग स्टेज में किया जाता है। इसमें डिजायरेबल स्पीसीज के इंफीरियर ग्रोथ वाले प्लांट्स या ऐसे प्लांट्स जिनमें इंसेक्ट पेस्ट का अटैक हो गया है और उसके कारण वो कमजोर हो गए हैं, ऐसे प्लांट्स को रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि ये प्लांट्स भी हेल्दी प्लांट्स या जो अच्छी ग्रोथ शो कर रहे हैं उन प्लांट्स के संग compete करेंगे। इनके अलावा अगर कोई क्लाइंबर स्पीसीज उस प्लांटेशन के अंदर आ गई है जो डिजायरेबल प्लांट के ऊपर आ रही है तो उसको भी रिमूव कर देते हैं, क्योंकि ये ऊपर आके फिर फोटोसिंथेसिस और ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड मटेरियल में दिक्कत पैदा करते हैं। होल स्टेज में इसी क्लीनिंग को फिर थिनिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऑब्जेक्टिव भी वीडिंग की तरह ही सेम ही है, टू इम्प्रूव द लाइट कंडीशन एंड सेकंड टू रिड्यूस द रूट कंपटीशन एंड ट्रांसपिरेशनल वाटर लॉस। क्लीनिंग से लाइट कंडीशन इम्प्रूव हो जाती हैं जिससे कि प्लांट जो है आसानी से फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और इस स्टेज में जो सैपलिंग स्टेज होती है उस टाइम पे जो प्लांट है उसका पूरा फोकस हाइट ग्रोथ पे रहता है, तो उसकी डिमांड भी ज़्यादा होती है फूड मटेरियल के लिए, ज़्यादा उसको फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट होती है देन द सीडलिंग स्टेज। तो उस टाइम पे क्लीनिंग करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट टेंडिंग ऑपरेशन है थिनिंग। थिनिंग में बी डिफाइंड एज ए फेलिंग मेड in an immature stand for the purpose of improving the growth and form of the trees that remain without permanently breaking the canopy. थिनिंग में पोल स्टेज के अंदर जब फॉरेस्ट स्टैंड इमेच्योर होता है तब डिजायरेबल प्लांट्स की फेलिंग कर दी जाती है ताकि बचे हुए जो ट्री हैं उनका फॉर्म ग्रोथ अच्छा हो सके। थिनिंग के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो पहले जो भी प्लांटेशन एरिया में थिनिंग के बाद ट्री बचे रह जाएंगे उन ट्रीज की ग्रोथ अच्छी तरीके से हो सके और ये ट्री उस साइड से अवेलेबल रिसोर्सेज को इफिशिएंटली यूटिलाइज कर सके। दूसरा है थिनिंग के बाद जो ट्री बचे रहेंगे उन ट्रीज से वॉल्यूम प्रोडक्शन ज़्यादा होगा या टिम्बर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। जब हम इस टिम्बर को बेचने जाएंगे तो उससे हमको ज़्यादा पैसे मिल पाएंगे। थर्ड है जो भी हमने प्लांटेशन करने में पैसा लगाया है उससे रिटर्न भी हमको जल्दी मिल जाता है, क्योंकि थिनिंग से प्लांट्स के बीच में कंपटीशन कम हो जाता है और जो ट्री वहाँ पे बचे रहते हैं उनको ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है। इससे उन ट्रीज का रोटेशन पीरियड कम हो जाता है, या कह सकते हैं कि उन ट्रीज की जो मैच्योरिटी होती है वो टाइम से पहले आ जाती है। नेक्स्ट है टू मेंटेन हाइजेनिक कंडीशन इन द स्टैंड, क्योंकि हम ऐसे ट्रीज को वहाँ पे से रिमूव कर दे रहे हैं जो कि डिजीज जिनमें है या डिके है या फिर जिनकी जो ग्रोथ है बहुत सप्रेस्ड रह जा रही है। अगर इन ट्रीज को उस साइड से हम हटा देते हैं तो केवल हाइजीनिक कंडीशन उस एरिया में बची रहेगी। फिर लास्ट है टू इंश्योर डिकम्पोजिशन ऑफ रॉ ह्यूमस इन द टेम्परेट फॉरेस्ट। थिनिंग से ट्री कैनोपी ओपन होगी और सनलाइट फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर आ पाएगी, जिससे सॉइल टेम्परेचर इंक्रीज होगा और माइक्रोब्स की एक्टिविटी बढ़ जाएगी, जिससे फॉरेस्ट में जितना भी हमारा रॉ ह्यूमस या रॉ मटेरियल है, ऑर्गेनिक मैटर है, वो इजीली डिकम्पोज हो पाएगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है एफॉरेस्टेशन इन प्रॉब्लमेटिक साइट्स। एफॉरेस्टेशन मतलब आप लोगों को पता है कि ऐसी एरिया जहाँ पे पहले कोई वेजिटेशन नहीं है और वहाँ पे हम फॉरेस्ट डेवलप करना चाह रहे हैं, उसको बोलते हैं एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन हमको करना है प्रॉब्लमेटिक साइट्स पे, ऐसी एरिया जहाँ पे किसी प्रॉब्लम की वजह से वेजिटेशन ग्रो नहीं हो पा रही है। जितनी भी हमारी टोटल जियोग्राफिकल एरिया है कंट्री की 329 मिलियन हेक्टेयर, उसमें से 75 मिलियन हेक्टेयर पे हमारा फॉरेस्ट है।
इस 75 मिलियन हेक्टेयर एरिया में से भी 38 मिलियन एरिया में अच्छा फॉरेस्ट है और 39 मिलियन हेक्टेयर एरिया में स्कैटर्ड ट्री हैं, मतलब दूर दूर फैले हुए हैं। और उस फॉरेस्ट को हमने क्लासिफाइड किया है एज ए डिग्रेडेड फॉरेस्ट या लो क्वालिटी फॉरेस्ट, इसको हम कह सकते हैं। इस डिग्रेडेड फॉरेस्ट की होने की कुछ वजह हो सकती हैं जिन प्रॉब्लम्स के द्वारा ये डिग्रेडेड फॉरेस्ट बना। वो हो सकता है पहला तो लो न्यूट्रिएंट स्टेटस, उस एरिया में या उस फॉरेस्ट के अंदर जो न्यूट्रिएंट हैं सॉइल के अंदर वो बहुत कम क्वांटिटी में हो सकते हैं, जिस कारण उनकी जो ग्रोथ है या प्रोडक्टिविटी है वो उतनी नहीं हो पा रही जितनी हमारा जो वेल फॉरेस्ट था, वेल वुडेड फॉरेस्ट, वहाँ पे हो पाती थी। सेकेंड, टॉप सॉइल कंप्लीटली वॉश्ड अवे ड्यू टू सीरियस सॉइल इरोजन। उस एरिया की जो टॉप लेयर वाली सॉइल है जो कि हाईली फर्टाइल होती है, वो वहाँ पे सॉइल इरोजन हमारा बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब ये इरोजन विंड का भी हो सकता है या फिर वाटर इरोजन भी वहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है डिफिकल्ट लैंड सरफेस ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ रिवाइंस, गलीज, स्लिप्स एटसेट्रा। जब वाटर इरोजन होता है तो उसके द्वारा इरोजन साइट पे रिवाइंस बनने लग जाती हैं, और ये रिवाइंस जब सीवियर स्टेज में पहुंच जाती हैं, इरोजन ज़्यादा बढ़ते रहता है तो गलीज फॉर्मेशन होने लगता है, जिससे कि उस एरिया में जो फॉरेस्ट है या वेजिटेशन डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मॉइस्चर ड्यू टू एरिडिटी। एरिडिटी के कारण उस एरिया में अगर मॉइस्चर की बहुत कमी है सॉइल के अंदर, क्योंकि जो प्लांट्स है उसको अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए सॉइल से न्यूट्रिएंट्स और मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर दोनों चीज़ सॉइल के अंदर नहीं है, दोनों में से किसी एक की भी कमी है, तो फिर वहाँ पे जो ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन है वो उतनी नहीं हो पाती है। इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी इन द सॉइल, सॉइल में कुछ ऐसे टॉक्सिक मटेरियल आ गए हैं जिनके कारण से जो रूट जोन है वहाँ पे हाई सैलिनिटी, एल्किनिटी या फिर एसिडिटी देखने को मिलती है। इन सब के कारण भी जो सॉइल से न्यूट्रिएंट है या फिर सॉइल से मॉइस्चर है उसका अपटेक रूट्स के द्वारा ढंग से नहीं हो पाता है, जिस कारण से जो प्लांट्स या वेजिटेशन है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ऐसी नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ वेटलैंड्स ड्यू टू वाटर लॉगिंग। अगर किसी साइट पे ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं है तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन बन जाती है, जिससे वेटलैंड्स डेवलप हो जाते हैं। ऐसी एरिया हर समय पानी से भरी हुई देखने को मिलती है, जो वेजिटेशन डेवलपमेंट के लिए सूटेबल नहीं होती है। ये कुछ रीजन्स थे जिनके कारण फॉरेस्ट के अंदर वेजिटेशन कम हो जाती है, या अगर इन लैंड्स पे हमको एफॉरेस्टेशन करना है तो वो भी हमारा डिफ़िकल्ट रहता है। ऐसी साइट्स पे स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, जैसे कि सॉइल वर्किंग, वहाँ पे जो सॉइल है उसको कैसे हम इम्प्रूव करें। ऐसी साइट पे कौन सी स्पीशीज़ का सिलेक्शन बेस्ट रहेगा फॉर एफॉरेस्टेशन, वहाँ पे कैसी प्लांटेशन मेथड हमको एडॉप्ट करनी चाहिए, इन सब का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा अगर ऐसी साइट जहाँ पे बहुत कम सॉइल में मॉइस्चर है तो वहाँ पे ऐसे मेजर अपनाए जाने चाहिए जिससे कि जो सॉइल का मॉइस्चर है वो बना रहे। अगर वाटर लॉगिंग वाली कंडीशंस हैं तो वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव किया जाना चाहिए, जिससे कि जो वहाँ पे पानी है वो रिमूव हो सके। अगर ट्री की रूट्स के नीचे कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, जैसे कि हार्ड रॉक आ सकती है, स्टोन है, तो उसे रिमूव करा जाना चाहिए जिससे रूट ग्रोथ प्रॉपर हो सके। अगर सॉइल में टॉक्सिसिटी है या सॉइल एसिडिक, एल्कलाइन, सलाइन है तो उस सॉइल में प्रॉपर मेजर्स के द्वारा इनको रिमूव किया जाना चाहिए। जो स्पीसीज हम एफॉरेस्टेशन के लिए यूज कर रहे हैं वो स्पीसीज की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इट इज एडॉप्टेड टू द साइट। जिस भी साइट में उसको हम लगा रहे हैं वो उस साइट में प्रॉपरली एडॉप्ट हो जाए। इसके लिए भी ज़रूरी है कि चॉइस ऑफ स्पीसीज सुटेबल एग्रोक्लाइमेटिक जोन की हो। उस प्लांट स्पीसीज का एस्टेब्लिशमेंट रेट हाई होना चाहिए। जितने ट्री हम प्लांट कर रहे हैं उसमें से करीब 90 to 95% सर्वाइव कर जाएं। उस स्पीसीज का रूटिंग सिस्टम अच्छा हो जिससे कि वो सॉइल से न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर सके। फास्ट ग्रोथ होनी चाहिए। अगर कभी फ्रॉस्ट, रेन, विंड, फायर या किसी एडवर्स कंडीशन से प्लांट को डैमेज हो गया हो तो उस प्लांट में अच्छी रिकवरी हो जानी चाहिए।
इसके अलावा उस स्पीसीज का रीजनरेशन भी फास्ट होना चाहिए। सीड जर्मिनेटिंग है तो सीड प्रोडक्शन अच्छा हो, नहीं तो कोपाइस एबिलिटी हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जो मेन प्रॉब्लमेटिक साइट है वो है प्लांटेशन ऑन कैनाल बैंक्स, रोड साइड प्लांटेशन, hot desert and shifting sand dunes, wetlands or marshy lands, barren hills and rock outcrop, landslips, mined area। इन सब एरिया में जो एफोरेस्टेशन होता है वो प्रॉब्लमेटिक होता है। इन सब का डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, लोकेलिटी फैक्टर्स कौन कौन से हैं, कैसे इनकी जो सॉइल है उसको इम्प्रूव किया जा सकता है और कौन सी जो सूटेबल स्पीसीज हैं इन एरियाज में प्लांट की जा सकती हैं, वो डिटेल में आप लोगों को एक हैंड आउट दिया है, आप उसमें से इसको देख सकते हैं। तो आज क्लास यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।